तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ चांडंग बस एक ही चीज सोचता है कि कुछ भी हो जाए, इस जुमू को मुझे मारना है। नहीं तो जब ये बंदा निर्वाणा स्क्रायर में पहुंचेगा तो फिर मैं इसका अपोनेंट नहीं रह जाऊंगा। अब आगे इधर वांग लिंग टाशान के कंधे पे बैठा था, क्योंकि आप समझ सकते हो टाशान एक गार्ड है, काफी इसकी हाइट अच्छी है। पर इस दौरान चांडंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है। वांग लिंग दूसरी तरफ शांत हो जाता है और ये सोचता है कि इसका डोमेन लाइफ और डेथ था। फिर उसके बाद वो कर्मा में बदल गया। जिंदगी में मतलब इस दुनिया में लोग मृत्यु और जीवन से तो बच सकते हैं, लेकिन कर्मा तो सबको भोगना पड़ता है। यह विचार इसके मन में आता है। और जो 1000 साल वांगलिंग ने कल्टीवेट किया था, सबसे बड़ी इसकी जो खासियत थी, इसके स्पेल्स नहीं थे कभी भी। इसका जो अंडरस्टैंडिंग था, जो समझ था इसके डोमेन का, वो गजब लेवल पे था। तो वांगलिंग अब डिसाइड करता है ये बैटल ऑफ डाओ करेगा। अब इसका जो डोमेन था यानी डाओ, वो फैलना शुरू होता है। इसका जो बायां हाथ है उसमें कार्मिक कॉज है, और जो दायां हाथ है उसमें कार्मिक इफेक्ट है। इसे ही कर्मा कहते हैं। आंखें खोलता है और इसका डोमेन फैलने लगता है। चांडंग जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो देखता है, वो समझ जाता है कि ये जो अटैक करने वाला है उससे वांगलिंग तो मारा जाएगा, लेकिन ये वांगलिंग के डोमेन में फंस के रह जाएगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा पीछे हटता है और अपने डोमेन को यानी अपने डाओ पावर को ये भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि डाओ का बैटल डाओ से ही लड़ा जा सकता है, हालांकि काफी रिस्की होता है। तो ये भी बैठ जाता है वांगलिंग से 30 फीट की दूरी पे, और उसके बॉडी से एक गोल्डन शैडो बाहर निकलता है और कहता है, स्ट्रगल कर लो, तुम मरने ही वाले हो। मैं तुम्हें याओ फैमिली का डाओ दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग सेलेस्टियल्स के बच्चे हैं। सेलेस्टियल्स के पास डोमेन नहीं होता है, लेकिन हमारी जो ग्लोरी थी पहले की, मतलब हमारे जो अच्छे काम थे, मतलब जो नाम कमाए थे, वो बाद में हमारा डोमेन बन गया। यानी जो सेलेस्टियल एंसेस्टर की ग्लोरी है वही हमारा डोमेन है। वांगलिंग सोचता है पुराने समय का ग्लोरी, अब उसका क्या मतलब है? कुछ भी, वो सब चीज कर्मा से ही लिंक है। जैसे अब आपको और अच्छा समझ में आएगा, सेलेस्टियल्स की ग्लोरी जो थी, मतलब उन्होंने जो अच्छे कई लोगों को मारे होंगे, बैटल जीते होंगे, वो एक कार्मिक कॉज था। अब उसका इफेक्ट क्या हुआ, यानी कि कार्मिक इफेक्ट, सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स कर चुका है, खत्म हो चुका है। अब वांगलिंग सोचता है कि तुम ग्लोरी में घमंड ले रहे हो, बट कर्मा से नहीं बच सकते। क्योंकि सेलेस्टियल्स भी क्यों मरे? क्योंकि कर्मा तो सबको भोगना ही पड़ता है, तो उनके बच्चे भी नहीं बच सकते। और तुम्हारा जो डाव है वो बहुत कमजोर है। और वांगलिंग हंसता है। अब कर्मा का जो पहिया था, सर्कल, वो घूमना शुरू होता है। कहा ऐसा भी जाता है कि सेलेस्टियल एम्परर बहुत पावरफुल थे, हेवेंस के विरुद्ध गए थे, पागल हो गए थे, बाद में मारे गए थे। और तुम्हारे एंसेस्टर सेलेस्टियल एम्परर के कंपैरिजन में तो बहुत छोटे रहे होंगे, क्योंकि सेलेस्टियल्स ने एक रास्ता ढूंढा था कि हम डोमेन नहीं बनाएंगे, हम अपने सेलेस्टियल ऑरा को कल्टीवेट करेंगे। और वांगलिंग कहता है कि जो दो डोमेन तुम कल्टीवेट करते हो, बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो बस एक भ्रम है। तुम निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे हो, बट तुम्हें अपने डाव का समझ नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है। तो तुम मेरे सामने फाइट कर ही नहीं सकते। चैंडोंग की बॉडी अब कांपने लगती है, ये खून की उल्टी करने लगता है, मानो ये मर चुका हो। ये काफी कंफ्यूज था। और वांगलिंग अब कहता है कि याओ फैमिली मुझे मारना चाहती है, वो एक कार्मिक कॉज है। तुम्हारा डाउट टूट चुका है, वो मेरे कर्मा डोमेन के कारण। बेसिकली वो कर्मा इफेक्ट है। चैंडोंग के आसपास जो एक सेलेस्टियल शैडो बना था वो खत्म हो जाता है, सब नॉर्मल होने लगता है। चैंडोंग के लिए मानो कई साल बीत चुके हो। वांगलिंग का कर्मा डोमेन खत्म होता है, और जो टालिस्मैन का पावर था जो चांडोंग ने इसके ऊपर यूज किया था, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसका जो सोल था वो फिर से फ्री हो जाता है। इधर जो बटरफ्लाई थी वो फिर से पंख लहराती है, और चांडोंग खत्म हो जाता है। इवन उसका बैग भी नहीं बचता है। इधर वांगलिंग, इसका ओरिजिन सोल, ओरिजिन एनर्जी वापस तो आ चुका था, बट ये भी खून की उल्टी करता है, क्योंकि बैटल ऑफ डाओ बहुत डेंजरस होता है। और एक चीज वांगलिंग ये भी सोचता है कि जिस लेवल पे ये बंदा था, अगर अलायंस स्टार सिस्टम में होता तो ये ज्यादा पावरफुल होता। कारण ये है कि अलायंस स्टार सिस्टम में फैमिली कल्टीवेशन नहीं है, मतलब आपके फैमिली के लोग, एक कल्टीवेशन प्लेनेट नहीं रहता उनका, सब लोग अलग अलग रहते हैं। इवन टीचर से, अपने साथियों से भी उन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है, इसलिए वांगलिंग ज्यादा पावरफुल था। अब वांगलिंग कमजोर हो चुका था और टाशान के साथ स्पेस में मर्ज हो जाता है, पर जैसे ही गायब होता है, यहाँ पे कोल्ड लेडी प्रकट होती है। दिखने में बहुत सुंदर थी, परफेक्ट कह सकते हो। ये भी तुरंत ही फिर यहाँ से गायब हो जाती है और वांगलिंग का पीछा करती है। सीन शिफ्ट होता है, ब्लड रेड प्लेनेट को दिखाया जाता है ईस्टर्न डोमेन में, जहाँ पर याओ फैमिली के एंसेस्ट्रल टेम्पल था। और यहाँ पर जो याओ चैंडंग का टोकन था वो दो भागों में बट जाता है। ओल्ड मैन आंखें खोलते और समझ जाते कि चलो एक मर गया।
वांगलिंग अलायंस स्टार सिस्टम के, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने मेरे लोगों को मार पाओगे। मुझ ब्लड गॉड को निराश मत करना। इधर वांगलिंग दोबारा से प्रकट होता है। इसे समझ में आ रहा था कि चैंडोंग था तो बहुत पावरफुल। हाँ, अगर मैं निर्वाणा स्कायर पे होता तो बात अलग होती, लेकिन फिर से ये वर्ल्ड के साथ दोबारा मर्ज होता है। इसे एक जगह ढूंढना था जहाँ पर ये रिकवर कर पाए, उसके बाद याओ फैमिली को ये मारेगा, इसका ये इरादा था। पर वांगलिंग जैसे गायब होता है, फिर से ये लेडी प्रकट होती है और सोचती है कि ये जूमू स्पेशल बेंडिंग में अलग लेवल पे है, जबकि इतना इंजर्ड है। फिर भी इस लेडी का नाम याओ बिंग यून था। ईस्टर्न डोमेन में ये टॉप जो 3 लोग हैं थर्ड जनरेशन में, उसमें से एक है। खैर, अगर मैं सुंदरता की बात करूं तो इस नॉवल में मू बिंग में से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, और मू बिंग में कोई और नहीं अपनी लियू में है, मतलब लियू में की ओरिजिनल बॉडी, जो वांगलिंग से अभी शायद 100 एपिसोड्स बाद मिलेगी। इस लेडी की एक खास बात थी, यानी ये जो याओ बिंग यून है, इसका जो डाओ का कॉम्प्रिहेंशन था वो अलग लेवल पे था, ना कि इस बंदे चैंडोंग जैसा जिससे कि अपने डाओ का नॉलेज ही नहीं था। और ये लड़की एक सोल सील स्पेल को प्रैक्टिस करती थी, जो कि एक फॉरबिडन स्पेल था, जिसे कि ये मास्टर भी कर चुकी थी। नहीं तो नॉर्मली लोग इसे ट्राई नहीं करते, क्योंकि जिसने भी ट्राई किया ज़्यादातर लोग मारे गए थे। बस इसकी वजह से ये काफ़ी कोल्ड हो चुकी थी, मतलब जो इसके इमोशंस थे बहुत कम थे। अब याओ फैमिली के थर्ड जनरेशन में 2 ही लोग थे जिन्हें स्पेशल बेंडिंग समझता था इन्होंने मास्टर किया था, और याओ बिंग यून अलग लेवल पे थी उस बंदे से भी जो इनके फैमिली का होगा। अब ये जो बिल्ली और चूहे का खेल था ये 10 दिनों तक चलता है, और वांगलिंग को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और याओ बिंग यून इन मैटर्स में पड़ती नहीं, पर जब ब्लड गॉड ने एक चीज़ कहा था इस ऑर्डर के समय कि जो भी जुमो को मारेगा उसके लिए मैं एक चीज़ कर दूंगा, और इस लड़की का एक ही चीज़ था कि इसे अपनी बहन को बचाना था, इसीलिए इन मैटर्स में ही आई थी। अब ये जो 10 दिन बीते थे इसमें जुमो को बहुत लोग रोकते हैं, और उन्हें भी जुमो अपना निपटा देता है। उधर जो पहले 28 लोग जुमू से फाइट किए थे उसमें से 26 मारे गए थे, एक को जुमू ने जाने दिया था, और एक जो वो ओल्ड मैन था वो कैसे भी बच के भागा था। तो ये सब चीज़ें भी चारों तरफ फैल रही थी, और ये लोग जो बचे थे वो तो सीधा बोल देते कि अब हमें इन मैटर्स में नहीं पढ़ना है। तो जुमू का नाम और ज़्यादा फेमस होते जाता है। इधर वांगलिंग वर्ल्ड के साथ लगातार मर्ज होता था और फिर कहीं और प्रकट होता था। 16 दिन बीत चुके थे। अब इस लड़की को भी गुस्सा आता है, एक बार फिर से प्रकट होती है, पर इधर वांगलिंग फिर से वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है। अब ये लड़की एक मिरर निकालती है और इस पर सीलिंग टेक्निक यूज करती है, और फिर से वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाती है। इधर वांगलिंग एक कल्टीवेशन प्लेनेट जिस पर अब कोई नहीं रहता था वहां प्रकट होता है। अब क्योंकि वर्ल्ड के साथ लगातार ये मर्ज हो रहा था तो इसकी इंजरीज और ज्यादा वर्स हो रही थी, क्योंकि ऑरा तो यूज करना ही पड़ता है। फिलहाल इस प्लेनेट पे वांगलिंग पहुंच चुका था और एक बेसिन के पास पहुंचता है, सोल फ्लैग को निकालता है। टाशन यहाँ बाहर निकलता है। फिलहाल ये लोग यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाने लगते हैं। टाशान भी इंजर्ड था। अब वांगलिंग यहाँ बैठता है और एक इल्यूजनरी यिन सोल को डिवोर कर जाता है। दूसरे भी ओरिजिन सोल को यह डिवोर कर जाता है, क्योंकि इसने हम लोगों को मारा ही था तो इसके पास स्टॉक रहता ही था, और टाशान के लिए भी सेम काम करता है। तो टाशान की बॉडी रिकवर करने लगती है। 2 दिन निकल जाते हैं। टाशान की हड्डियाँ जो टूट चुकी थी वो अब जुड़ जाती है। अब वांगलिंग इस फॉर्मेशन को फिर खत्म करता है और यहाँ से बाहर निकलता है। इधर बिंग यून यहाँ पे प्रकट होती है, मिरर को निकालती है, और उसमें दूर से देख सकती थी कि वांगलिंग क्या कर रहा है। वांगलिंग इसी की तरफ बढ़ता है। अब बिंग यून इस पर एक आइस अटैक यूज करती है, बट वांगलिंग फिर भी आगे बढ़ता है। थंडर पावर से इसे स्ट्राइक करता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग के शैडो से टाशान निकलता है और एक पंच मारता है। साथ में वांगलिंग इधर कॉल द विंड अटैक को भी यूज कर देता है। वांगलिंग की एक खास बात थी, ये बहुत रुथलेस बंदा है, चाहे लड़का हो या लड़की इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई अपना पिघलता नहीं है। बस दिल में एक ही लड़की है, वो है ली मुआन। और शायद ये डायलॉग भी मारता होगा कि तेरे जाने के बाद इस दिल को पत्थर कर लिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। इधर याओ बिंग यून जब टाशान को देखती है तो एक ब्लड कोलैप्स अटैक यूज करती है। टाशान ये मूव ही नहीं कर पाता है, और ये जो ब्लड था इवन वांगलिंग को इफेक्ट करता है। मानो वांगलिंग के अंदर का जो ब्लड था अपने आप इसके बॉडी से बाहर आना चाहता था। वांगलिंग को गुस्सा आता है। ये जो ब्लैक विंड था ये ब्लैक ड्रैगन में बदलता है और याओ बिंग यून की तरफ तेजी से बढ़ता है। बिंग यून इसका चेहरा पहली बार बदलता है। ये जो हवा थी, जबकि ये लड़की खुद आइस प्रैक्टिस करती थी, फिर भी एक कोल्डनेस ये फील करती है, और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग वर्ल्ड के साथ फिर से मर्ज हो जाता है, क्योंकि वांगलिंग जानता था इस लेडी को ये हरा नहीं पाएगा। और वहीं अगर यहाँ पर समझ लो जायोयान होता तो जो जायोयान का ऑथर ऐसा दिखा था कि जायोयान बंदे को हरा दिया, बट वांगलिंग का अलग है। भाई अगर मैं कमजोर हूँ तो हूँ, इसीलिए ये नॉवेल गजब लेवल पे है। आगे बढ़ते हैं।
इधर याओ बिंगयुन को ये जो कॉल द विंड अटैक था इसे ब्लॉक करने के लिए इसके पास भी एक ब्लू कोर था, उसे यूज करना पड़ता है। लेकिन इसका जो ब्लू कोर भी था वो डिम हो जाता है। अब ये लड़की फिर से वांगलिंग का पीछा करती है और हैरान थी, इतने दिनों से ये कल्टीवेट कर रही है पर ऐसा बंदा इतना चौकन्ना, इतना डिसिसिव, गजब ही था। अब वांगलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिलहाल ये शायद ईस्टर्न या वेस्टर्न डोमेन में था, अब ये नॉर्दर्न डोमेन की तरफ बढ़ता है। बेसिकली वेस्टर्न और नॉर्दर्न डोमेन के बीच में एक नदी है, उसे पार कर लो नॉर्दर्न डोमेन में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे, कुछ याओ फैमिली के बंदे थे और कुछ बाकी लोग थे जो ज़ूमू को पकड़ना चाहते थे। वांगलिंग 5000 किलोमीटर की दूरी पे प्रकट होता है इस नदी के आसपास, क्योंकि वांगलिंग जानता था अगर बीच में पकड़ा गया, इतने सारे लोग हैं, तो ये मारा जाएगा। और इसे गुस्सा आता कि याओ फैमिली तुम लोग बचोगे तो नहीं। पर इस दौरान जब वांगलिंग प्रकट हुआ था तो कुछ लोग इसे फील कर लेते और कहते हैं ज़ूमू यहाँ पे आ चुका है, मार दो इसे। अब इनमें से कोई भी याओ फैमिली का नहीं था। वांगलिंग को समझ में आता है कि पैसे के लिए यानी ट्रेजर्स के लिए लोग कुछ भी करते हैं। और वांगलिंग फिर से गायब होता है और कहता है याओ फैमिली अगर मैंने अपना बदला नहीं लिया तो मैं वांगलिंग अपने को कैसे हेवन डिफाइन कल्टीवेटर कहूंगा। दोबारा से ये प्रकट होता है वेस्टर्न डोमेन के किसी एरिया में जहाँ पर एक कल्टीवेशन प्लेनेट था, नाम भी नहीं पता था इसे। डिवाइन सेंस से स्कैन करता है जहाँ पर एसेंडेंट के लेट के पीक के बंदे थे। यहाँ पर कोई इल्यूजनरी इन कल्टीवेटर नहीं था, तो वांगलिंग अंदाजा लगा लेता है कि इस प्लेनेट के लोग भी इसे मारना चाहते, तो पूरा प्लेनेट को ही ये निपटा देता है। मतलब जो भी कल्टीवेटर्स थे उनको, जैसा कि डोंगलिंग फैमिली के लोग करते थे, कुछ वैसा काम वांगलिंग करता है। और जाते जाते यहाँ पर नाम लिख के जाता है ज़ूमो। याओ बिंगयुन इस प्लेनेट पे पहुंचती है, उसका चेहरा एकदम अलग ही था। फिर से ये वांगलिंग का पीछा करती है और वांगलिंग कहता भी है मन में कि तुम लोगों ने यार मुझे फोर्स कर दिया। अब जब ये चीज़ लोगों को पता चलती है तो लोगों की वैसे भी फट जाती है, तो बहुत से कल्टीवेटर्स पीछे हट जाते हैं कि यार ये बंदा पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। और इसका एक नया नाम मिलता है वांगलिंग को, डेमन मास्टर ज़ूमो। और वांगलिंग ने जो लोगों को मारा था वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर के लोगों को ही मारा था। वो एक संकेत था कि भाई फालतू में नहीं तो सभी मारे जाओगे। अब जो उस नदी के आसपास लोग इसे ब्लॉक कर रहे थे वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ वांगलिंग फील करता है कि वो जो लेडी है इसके अब काफ़ी करीब है। कभी कभी तो मानो वांगलिंग को वो पकड़ सकती थी। और वांगलिंग का अंदाजा था कि जो लेडी इसका पीछा कर रही है वो निर्वाणा स्क्रायर के भी मिड स्टेज में होगी। ये फिर से गायब होता है और ये लेडी दोबारा यहाँ प्रकट होती है और गुस्से में कहती है तुम बच तो नहीं पाओगे। फिर से ये मर जाती है। इधर 3 दिन और बीत जाते हैं और नदी के आसपास लोग काफ़ी कम हो चुके थे। वांगलिंग एक दूसरे प्लेनेट के आसपास प्रकट होता है। ये प्लेनेट भी खाली था और ये सोचता है इसे मैं यूज़ करूंगा, क्योंकि उस लेडी के पास 2 खासियत है। एक तो वो वर्ल्ड के साथ मर्ज हो सकती है और वांगलिंग की लोकेशन को भी प्रेडिक्ट कर पा रही है। यहाँ पर वांगलिंग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस बनाता है, सोल फ्लैग को रिलीज करता है जिसके अंदर ब्लड एंसेस्टर भी थे, उनकी आंखें बंद थी। और वांगलिंग यहाँ पर जो एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन था जो इसे ली युवान ने सिखाया था उसे भी यूज़ करता है। और ये था 9 डेथ्स पेरिश फॉर्मेशन। इसे जो 3 ग्रेट फॉरबिडन रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है उनमें से एक माना जाता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन हार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके लिए वांगलिंग ओरिजिन सोल्स को यूज करता है। वांगलिंग का चेहरा उतर चुका था, अब ये ब्लड एंसेस्टर के ओरिजिन सोल की तरफ देखता है। ब्लड एंसेस्टर के आईब्रोज के बीच में एक सील बनाता है और ये जो आसपास ब्लैक मिस्ट फैला हुआ था इसके बीच में ही इन्हें छिपा देता है। अब वांगलिंग बीच में जाकर बैठ जाता है ताकि इसकी ऑरा बाहर ना पहुंचे। और जब ली युवान ने ये यूज किया था तो वांगलिंग भी समझ ही नहीं पाया था कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है। और वांगलिंग बोलता है आओ याओ फैमिली वालों अब तो मजा आएगा। 3 दिन और निकल जाते हैं। इधर वेस्टर्न डोमेन के आसपास जो नदी थी वहाँ पे लोग बहुत कम हो चुके थे और कुछ लोग जहाँ पर वांगलिंग छिपा हुआ था फाइनली पहुँचते हैं। और सबसे आगे याओ बिंगयुन थे। अब इसकी नज़रें वांगलिंग को ढूंढ लेती है और कहती है ये कि ज़ूमू यहीं पर है कहीं। अब इसके पीछे में 2 लोग थे याओ फैमिली के, एक लड़का और एक लड़की। बंदा स्माइल करता है और कहता लगता अब ये छिप नहीं सकता, तो इसने शायद कोई फॉर्मेशन बनाया। ये बंदा आगे जाता है, याओ बिंगयुन इसे फॉलो करती है पर इसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। अब आसपास जो भी कल्टीवेटर्स थे इस बंदे की बात मान लेते हैं कि ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे। पर बिंगयुन सोच रही थी कि यार ये वांगलिंग मतलब ये ज़ूमू ये इतना आसानी से कैसे हार मान सकता है। अब लोगों के लगातार अटैक की वजह से प्लेनेट में क्रैक्स आने लगते हैं। बिंगयुन को और गड़बड़ लगता है और फाइनली एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। प्लेनेट पूरी तरह से लगभग तबाह हो जाता है। इधर पीछे से बहुत सारे कल्टीवेटर्स और आ जाते हैं। बिंगयुन के दिल में कुछ इससे गड़बड़ लग रहा था और जो ये पत्थर थे जो कोलैप्स के बाद इधर उधर फैल गए थे इसकी नज़र उन पे पड़ती है, जो कि बेसिकली ये जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें एक तरह से घेर रहे थे। और जो सबसे दूर में एक पत्थर था एक्सप्लोजन के बाद उसमें से एक पर्पल लाइटनिंग चमकती है और एक एक करके जो भी पत्थर थे जो फूटने के बाद फैले थे उन्हें कनेक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे पत्थर कनेक्ट हो जाते हैं।
और बहुत फास्ट होता है। अब वांगलिंग ने यहाँ पर जो इल्यूजनरी सोल यूज किया था, अचानक से वो कोलैप्स करता है, एक एक्सप्लोजन होता है और इसके आसपास जो दो लोग थे वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और ये लोग भी इल्यूजनरी इन लेवल पे थे। अब एक एक करके पूरे फ्रैगमेंट्स एक्सप्लोड करने लगते हैं और धीरे धीरे ये एक्सप्लोजन का पावर बढ़ते जाता है। बिंग यून इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है, इसके साथ कुछ लोग भी। अब इधर जैसे जैसे ये डिस्ट्रॉय हो रहा था, एक काला धुआं फैलता है। इसमें ब्लड एंसेस्टर के ओरिजिन सोल को कंडेंस होते हुए देखा जा सकता था और एक आवाज आती है, एक्सप्लोड। ब्लड एंसेस्टर का सोल चमकता है और कोलैप्स करने लगता है। अब क्योंकि ब्लड एंसेस्टर बहुत पावरफुल थे, तो बहुत सारे लोग जो इल्यूजनरी इन या उससे थोड़े नीचे रहे होंगे वो तो सीधे मारे जाते हैं। वांगलिंग इधर लगभग 1 लाख फीट की दूरी में प्रकट होता है और फिर से ये सोल फ्लैग को, मतलब जो धुआं में बदला था उसे कंडेंस करता है, सोल फ्लैग में बदलता है और रख लेता है। और वांगलिंग यहाँ से निकल ही रहा था, तभी याओ बिंगयून 2 फिंगर्स लेके इसकी तरफ पड़ती है। इस लड़की की आंखों में एक अलग किलिंग इंटेंट था, शायद इस चीज के लिए यह पहले से तैयार थी, वांगलिंग का वेट कर रही थी। और यह अटैक बहुत पावरफुल था, इसके हिसाब से अगर जुमू को लगा तो यह मारा जाएगा। इसमें एक सेलेस्टियल स्पेल था, सोल पेरिसिंग सील, जो कि ओरिजिन सोल को डैमेज कर देता है। और वांगलिंग था क्या, कॉर्पोरियल यांग स्टेज का बंदा। अब अटैक टकराता भी है, वांगलिंग 1000 फीट पीछे जाके गिरता है, खून के उल्टी करता है और फिर से गायब हो जाता है। बिंगयून चौंक जाती है कि ये मरा कैसे नहीं। ये फिर से वांगलिंग का पीछा करती है। इधर ब्लड एंसेस्टर के सोल को यूज करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। याओ फैमिली के बहुत सारे लोग थे, तो सभी मारे जाते हैं। पर लोग और चिंतित थे कि अगर ये जुमो सच में बच गया तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। इस मास्टर डेमन जुमो को मारना ही पड़ेगा। खास करके जो याओ फैमिली के बंदे बाद में आते हैं। तो जुमो एक तारा था जो कि अब ऑल हेवन स्टार सिस्टम में चमकने लगा था कि भाई याओ फैमिली के लोग इसका पीछा कर रहे हैं। बहुत सारी पावरफुल कल्टीवेशन फैमिलीज भी साथ दे रही हैं, पर ये जुमो बच जा रहा है। इस समय शीन शिफ्ट होता है थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में। क्लाउड पगोड़ा को दिखाया जाता है जहाँ पर किंग शुई कल्टीवेट कर रहे थे। इनकी आंखें खुलती हैं, दूर मानो ये कहीं देखते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे का जो स्टाइल है, जब मैं जवान था तो कुछ मेरे जैसा ही है। बहुत सही। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, ये खून की उल्टी कर रहा था, हालत एकदम बिगड़ी हुई थी, बट किलिंग इंटेंट इसका बढ़ते जाता है और ये सोचता है कि अगर इसके सोल को, अगर वो एंशिएंट गॉड लेदर आर्मर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो पक्का ये मारा जाता। वांगलिंग को गुस्सा तो आ ही रहा था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। अब फाइनली वांगलिंग नॉर्दर्न डोमेन में पहुंच जाता है। जब इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम में पहली बार आया था तो यहीं पर सबसे पहले आया था। इसका डिवाइन सेंस फैलता है किसी चीज को, मानो ये सर्च कर रहा था। ये जैसे गायब होता दोबारा से, याओ बिंगयून यहाँ पे प्रकट होती है और वांगलिंग ज्यादा तेजी से मूव नहीं करता है क्योंकि इन कल्टीवेटर्स का ये वेट कर रहा था। खास करके इस लेडी को तो अब इसे मारना ही था और इन कल्टीवेशन फैमिलीज को जो कि इसे मारने में लगे थे। इसके संकेत करने के बाद भी जब एक प्लेनेट को इसने डिस्ट्रॉय किया था कि भाई अब तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा, वांगलिंग बार बार प्रकट होता और उस लोकेशन को सर्च करता, फिर गायब हो जाता। फिर ये वोमेन यहाँ पे प्रकट होती थी। जो नॉर्दर्न डोमेन के लोग थे वो तो इस मैटर्स में नहीं पड़ते क्योंकि जुमो का नाम इधर भी अब फेमस हो ही चुका था। अब वांगलिंग एक ऐसे लोकेशन पे था जहाँ पर इसने 100 से ज़्यादा साल बिताए थे, प्लेनेट रानयोन, जहाँ पर ये अपने बेटे वांगपिंग के साथ रहा भी था। एक अलग इसे एहसास होता है। फिलहाल वो लोकेशन भी मिल जाता है जिसे ये ढूंढ रहा था कि चलो वो जगह नॉर्दर्न डोमेन में ही है, वही प्लेनेट जिसके मानो रेस से बाहर निकले हो। और ये बेसिकली मून गेजर था जो कि प्लेनेट का शेप ले लेता था, इतना बड़ा था। वांगलिंग इसके सामने प्रकट होता है, चौकन्ना था। इधर याओ बिंगयून भी प्रकट होती है। अब आसपास फॉग तो फैला ही हुआ था, तो इसको समझ में आता है कि अच्छा ये बंदा यहाँ पर हमें लेकर आना चाहता था, मतलब इसका कोई बड़ा प्लान होगा। इधर याओ फैमिली के और जो कुछ कल्टीवेशन फैमिलीज थे उनके लोग भी यहाँ पर आ चुके थे। अब इनमें से कुछ लोग पहचान जाते हैं कि ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये कोई बीस्ट है जो कि प्लेनेट का शेप ले चुका है। वैसे ही अटैक नहीं करता है, लेकिन फिर भी याओ बिंगयून शांति से खड़ी थी, ऑब्जर्व कर रही थी। इधर वांगलिंग इस ब्लैक फॉग में एंटर करता है, मून गेजर सरपेंट के करीब था और सीधा इसके बॉडी में एंटर कर जाता है। उसी रास्ते से जाता है जहाँ से इसने हड्डियाँ निकाली थी। और वांगलिंग कहता है अटैक करो मुझ पे, अब तो मजा आएगा। तुम लोग अटैक करोगे, मून गेजर सरपेंट जागेगा और फिर मजा आएगा। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है और इसे याद आता है कि उस समय जो ग्रीड का वो ट्रेजर था, फर्नेस, उस मून गेजर सरपेंट ने उसे डिवोर कर गया था। और वांगलिंग को याद आता है कि एंशिएंट गॉड टूसी ने एक ट्रेजर रिफाइन किया था, बट फिर उन्होंने उसे फेंक दिया था क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं आया था। बट एक और प्रॉब्लम था, ये जो मून गेजर सरपेंट था इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मून गेजर सरपेंट्स थे, तो इसे चौकन्ना रहना पड़ता था। अब इस दौरान याओ फैमिली का एक मिडिल एज मैन था, वो कहता है अगर ये बीस्ट भी है तो क्या फर्क पड़ता है, हम इतने सारे लोग हैं,
मार सकते हैं। जैसे हमारे याओ फैमिली के रिकॉर्ड्स में बहुत सारे बीस्ट हैं, बट मारे तो गए हैं ना वो, और वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक थे। और इस बीस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये उतना पावरफुल नहीं होगा। इस बंदे का नाम था याओ युनहाई, और ये था कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे। इधर बिंग यून, वो भी अंदर इस फॉग के थ्रू प्रवेश करती है। अब लोग भी इसे फॉलो करते हैं। अब बिंग यून जमीन पे उतरती है और इसे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, सब चीज एकदम अलग ही दिख रहा है, ये किस प्रकार का बीस्ट है। वांगलिंग जो कि अंदर बढ़ रहा था वो अब रुक जाता है। चेहरे पर इसके स्माइल था। अब क्योंकि इतने सारे लोग इस बीस्ट के ऊपर थे, तो बीस्ट के थोड़ी हरकतें, मतलब उसके जो टेंटैकल्स होते हैं, जो रे से समझ लो, रोम से निकलते हैं, अब वो थोड़े बहुत एक्टिव होने लगते हैं। और वांगलिंग बोलता है अब मैं इसे जल्दी जगा देता हूँ। ये उस हड्डी के लोकेशन की तरफ पहुंचता है। याओ यूनहाई जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा था, उससे भी कुछ गड़बड़ लगता है, वो रुक जाता है। मानो जमीन के अंदर से क्रैक्स निकलते हैं और एक 1000 फीट का मून गेजर बाहर निकलता है, जिसके ऊपर बहुत सारे रेसे थे और पलक झपकते। एक कल्टीवेटर को तो डेवोर कर जाता है, फिर दूसरे पे कूदता है। दूसरा वाला बंदा बस उसके अंदर दब के मर जाता है, मतलब उसका ओरिजिन सोल बाहर निकल जाता है। यूनहाई अब पीछे भागता है, पर इस दौरान यूनहाई के पीछे से वांगलिंग निकलता है जमीन के अंदर से। और जब तक यूनहाई नोटिस करता है, लेट हो चुका था। वांगलिंग सीधा उसके ओरिजिन सोल को बाहर निकलता है और कर्मा विप से अटैक करता है, और वांगलिंग इसके बॉडी को एक्सप्लोड करा देता है। तो मून गेजर सरपेंट की बॉडी में भी हरकत होती है। फिर से वांगलिंग अंदर भाग जाता है। अब वांगलिंग के गायब होने के बाद ये जो 1000 फीट का मून गेजर था, अब क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर आया था तो उसकी ऑरा थी, तो उससे मानो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और काफी इसे अच्छा लगता है, और ये भी यहाँ से गायब हो जाता है। वांगलिंग हड्डी की तरफ दोबारा से बढ़ता है, और वांगलिंग के हिसाब से अंदर ज्यादा सेफ है, बाहर में ज्यादा खतरा है। और ये सोचता मैं अंदर छिपके रहता हूँ, तब तक याओ फैमिली के लोग मारे ही जाएंगे। और अंदर आप टेलीपोर्टेशन वगैरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसके बॉडी के अंदर हो। इधर वांगलिंग के 100 फीट की दूरी से एक लड़की प्रकट होती है। ये थी याओ बिंगयुन, और वांगलिंग से कहती है तुम बच के भाग नहीं पाओगे। तुमने वेस्टर्न डोमेन में, मतलब जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, उन्हें मारा है। मैं याओ बिंगयुन आज तुम्हें मार के रहूंगी। याओ बिंगयुन कोल्ड एनर्जी से अटैक करती है, और वांगलिंग इसे डिसॉल्व करता है और साथ में इस पर ही अटैक भी करता है। अब ये लड़की इतनी खतरनाक थी कि वांगलिंग के ओरिजिन एनर्जी को भी मानो जो अटैक में बदला था उसे जमा देती है बीच में, अपनी आइस ऑरा की वजह से। वांगलिंग जानता था इस लड़के के सामने फिलहाल तो जीत नहीं सकता। ये लड़की अचानक से गायब होती है, एक टेक्निक यूज करती है, आइस एस्केप। वांगलिंग अब सेलेशियल स्टैम्प को बाहर निकाल लेता है इसे ब्लॉक करने के लिए। याओ बिंगयुन दोबारा से प्रकट होती है, पर वांगलिंग इसका जो आइस अटैक था उसे ब्लॉक कर देता है। अब ये लड़की 10 साइकिल सोल डैमेज सील यूज करती है, और एक के बाद एक ये जो सीलिंग स्टैम्प थे इसके सील्स टकराने लगते हैं। और इनकी खास बात ये थी कि सीधा सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प के आर पार निकल जाते थे और वांगलिंग पर अटैक करते हैं। पर वांगलिंग भी सेलेस्टियल स्टैम्प का जो सीलिंग पावर था उसे एक्टिवेट कर देता है। बट फिर भी ये जो 10 साइकिल सोल डैमेज सील था इस लड़की का, ये बहुत पावरफुल था। 6 तो डिस्ट्रॉय हो जाते, बट 4 सील्स वांगलिंग के चेस्ट से आकर टकराते हैं और सीधा इसके ओरिजिन सोल में प्रवेश करने लगते हैं। वांगलिंग पीछे भागता है। लड़की हैरान थी कि ये फिर भी नहीं मरा, ये बंदा अलग है, लगता है इसके सोल को कोई पावरफुल ट्रेजर प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और ये दोबारा से वांगलिंग का पीछा करती है। भागते भागते वांगलिंग हेवनली चॉप अटैक यूज करता है, और इस पर अटैक नहीं करता है, मून गेजर सरपेंट के जो मेन सेंसिटिव एरिया होते हैं वहां पर, और लगातार अटैक करता है। बिंगयुन को लगता है यार कुछ तो बात है, और कहीं ना कहीं ज़ूमो की जो एबिलिटीज थी स्पेशल बेंडिंग की, इस लड़की को भी मानो कहीं ना कहीं मोहित तो करती थी। मतलब प्यार नहीं, बट ये लड़का गजब है, ऐसा वाला फीलिंग। पर वांगलिंग यहाँ पर वर्ल्ड के साथ मर्ज नहीं हो सकता था। अब ये लड़की वांगलिंग का पीछा करती है, बट वांगलिंग अब रुक जाता है, पैनिक भी नहीं करता है। इसे देखकर ये सरप्राइज होती है, पर ये सोचती नहीं है, अटैक कर देती है। पर ये जो मड था कीचड़ जैसा, जहाँ से अपना भाई पोटी करता होगा, मून गेजर, वहां से एक 1000 फीट का मून गेजर निकलता है और याओ बिंगयुन और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। बिंगयुन ने अभी तक कोई मून गेजर सरपेंट देखा नहीं था, मतलब ये बड़ा वाला अलग है, वो तो पूरा प्लेनेट में ही बदल चुका है और सोया हुआ है, बट ये जिंदा था और इसका पावर लेवल आराम से निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे तो था ही। और वांगलिंग को डाउट ये था कि 50% चांस है कि ये मुझ पे अटैक कर सकता है और 50% चांस है कि बिंगयुन पे, बट ये रिस्क ले रहा था। अब मून गेजर जो सरपेंट था वो वांगलिंग के पीछे पड़ जाता है। वांगलिंग भागता है और मून गेजर सरपेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वांगलिंग को देखकर। वांगलिंग का ऑरा को ये एब्जॉर्ब करता है, जो मतलब वांगलिंग भाग रहा है तो उसकी ऑरा रिलीज हो रही है उसे। वांगलिंग को भी कुछ गड़बड़ लगता है। अब बिंगयुन इस दौरान इसे गुस्सा आता है। मून गेजर सरपेंट को एकदम इग्नोर मार के ये वांगलिंग पर दोबारा से अटैक करती, पर मून गेजर सरपेंट को आता है गुस्सा कि भाई ये तो मेरा भोजन है, बीच में ये लड़की क्या कर रही है। इसके जो रेसे होते हैं बॉडी पे वो फैलते हैं और बिंगयुन की तरफ बढ़ते हैं।
वांगलिंग को समझ में आ जाता है। अब ये तुरंत ही वेदर डाउ पेयर को यूज करता है और बिंगयुन पर अटैक कर चुका था। इधर वो जो टेंटेकल्स थे वो भी बिंगयुन को घेरने लगते हैं। अब ये लड़की ब्लू कोर को निकालती है और आसपास का एरिया फ्रीज होने लगता है। इवन जो वेदर डाउ पेयर का ग्रे लाइट था वो भी फ्रीज होने लगता है। मून गेजर्स के आधे से ज्यादा जो टेंटेकल्स होते हैं वो भी जमने लगते हैं और इस दौरान 4 और मून गेजर आते हैं 1000 फीट वाले और बिंगयुन को घेरने लगते हैं। अब ये लड़की भागती है। इधर वांगलिंग तो पहले से तैयार था। ये एसेंस एनर्जी को बाहर निकालता है और कॉल द विंड को यूज कर देता है और मून गेजर सरपेंट इसे घेर ही चुके थे। अब इस लड़की के पास ऑप्शन नहीं था तो ब्लू कोर को ये एक्सप्लोड करवा देती है और जैसे ही एक्सप्लोड करता है यहाँ पर एक आइस वॉर्टेक्स बन जाता है। जो भी आसपास का चीज था वो फ्रीज होने लगता है और ये तुरंत ही आइस एस्केप टेक्निक को यूज करती है। जहां पर भी मतलब बर्फ होगा ये लड़की वहां पे भाग सकती थी। वांगलिंग ये लड़की भाग रही थी, कॉल द विंड इस पर यूज कर चुका था, पर ये जो ब्लैक विंड था इसके बर्फ को भी मानो पेनेट्रेट कर देता है। वांगलिंग सेलेस्टियल स्टैम्प को रखता है और इधर से भाग जाता है, पीछे पलट के देखता भी नहीं। अब जहां से वांगलिंग ने हड्डी निकाला था वहां पर इसे कुछ लाल धागे मिलते हैं। अब इनमें से एक लाल धागा ये खींचता है जिसकी वजह से पूरा जो मून गेजर था बड़ा वाला क्योंकि उसकी बॉडी में वो ऐसा कांपने लगता है और वांगलिंग अब यहाँ पर हेवनली चॉप अटैक यूज करता है। जो रेड लाइंस थी उन्हें काटने लगता है। मून गेजर इसकी बॉडी हिलने लगती है और एक दहाड़ इस समय सुनने को मिलती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त कर